टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। फिर से एक नई जोश और ऊर्जा के साथ एक नया यूनिट नंबर 4, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, जो कि केवीएस पीआरटी पेडागोजी का 4th यूनिट है। तो स्टार्ट करते हैं। लीडर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर। चिंतनशील व्यवसायी, टीम निर्माता, आरंभकर्ता, प्रशिक्षक और संरक्षक के रूप में। लीडरशिप नेतृत्व एक समान उद्देश्य की प्राप्ति में लोगों को समन्वय और सहयोग करने के लिए सहमत करने की गतिविधि है। नेतृत्व एक ऐसा व्यवहार जो अन्य लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है, न कि उसका व्यवहार नेता के व्यवहार को प्रभावित करता है। इस नेतृत्व में हमेशा नेता की ओर से स्थिति में अनुयायी का व्यवहार को प्रभावित करने के प्रयास शामिल होते हैं। नेतृत्व को एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक सामान्य प्रयास के साथ मिलकर काम करने के लिए लोगों को प्रभावित करने और सक्रिय करने के अनुरूप में परिभाषित किया जाता है। नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार का वह गुण है जिसके द्वारा वे एक संगठित प्रयास में लोगों या उनकी गतिविधियों का मार्गदर्शन करते हैं। नेतृत्व को लोगों को किसी ऐसे लक्ष्य के लिए सहयोग करने के लिए प्रभावित करने की गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जो उन्हें वांछनीय लगता है। इस परिभाषा को और अधिक विकसित किया जा सकता है। परिभाषा में कम से कम 4 भिन्न कारक हैं। सर्वप्रथम यह समझना उपयोगी है कि लोग किस प्रकार नेतृत्व की ओर बढ़ते हैं। दूसरा, प्रभावित करने की प्रक्रिया के लिए अध्ययन की आवश्यकता होती है। तीसरा, लक्ष्यों की प्रकृति जो लोगों को वांछनीय लगेगी उनका विश्लेषण किया जाना चाहिए। चौथा, नेताओं द्वारा कार्यवाही में प्रदर्शित गुणों पर विचार किया जा सकता है। मेरिट्स ऑफ लीडर, नेतृत्व के गुण। पहले, फॉलोअर्स, अनुयायी छात्र। नेतृत्व की सफलता अनुयायी की संख्या पर निर्भर करती है। अनुयायियों की संख्या जितनी अधिक होगी, नेता उतना ही अधिक सफल होगा। अनुयायियों के अभाव में नेतृत्व की कल्पना नहीं की जा सकती। अब पर्सनल क्वालिटी, एक व्यक्तिगत गुणवत्ता। नेतृत्व चरित्र और व्यवहार का एक व्यक्तिगत गुण है जो उसे अपने लोगों के अनुसरण करने और अनुयायियों को उसके विचार और निर्देशों का पालन करने के लिए प्रभावित करने में सक्षम बनाता है। नेता समूह को समझाते हैं और समूह को एक साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट है कॉमन गोल, एक सामान्य लक्ष्य। नेतृत्व समूह सामान्य लक्ष्यों की उपलब्धि के आसपास होता है। नेता और उसके अनुयायियों के सामने कुछ सामान्य लक्ष्य होने चाहिए। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी गतिविधियों का उन्मुख होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्टिव रिलेशन, सक्रिय संबंध। द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव रिलेशंस बिटवीन अ लीडर एंड हिज फॉलोअर्स इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लीडरशिप। प्रभावी नेतृत्व के लिए एक नेता और उसके अनुयायियों के बीच सक्रिय संबंधों की उपस्थिति आवश्यक है। नेता को स्वयं कार्य की शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि वह चाहता है कि यह उसके अनुयायियों द्वारा किया जाए। पांचवा है प्रैक्टिकल, व्यवहारिक दृष्टिकोण। एक प्रभावी नेता वह है जो उद्यम की समस्याओं के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाता है। वह कठोर नहीं होना चाहिए। उसे समय की आवश्यकता के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। उन्हें व्यापक और लचीले दृष्टिकोण के माध्यम से नेतृत्व की लोकतांत्रिक पद्धति का पालन करना चाहिए। इट इज अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है। नेतृत्व पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए निर्देशित करने, मार्गदर्शन करने, उदाहरण प्रस्तुत करने और प्रभावित करने की एक सतत प्रक्रिया है। ट्रेट्स ऑफ इफेक्टिव लीडर, प्रभावी नेताओं के सील गुण। पहला है निर्भरता, ड्राइव। इस विशेषता में धीरज और उत्साह शामिल होता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम और एक ऐसा व्यवहार करने के लिए उस पर निर्भर हो सकता है। दूसरा है आत्मविश्वास। ध्यान देने योग्य या असर या उपस्थिति वाला कोई व्यक्ति जो दूसरों को प्रभावित करने और लक्ष्य को पीछा करने की क्षमता रखता है एक अच्छा नेता होगा। इस व्यक्ति को दृढ़ विश्वास रखने और निर्णायक होने की आवश्यकता है। आत्मविश्वास से जुड़े सील गुण, दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा। एक इच्छा को अक्सर प्राधिकार को स्वीकार करने की इच्छा के रूप में देखा जाता है। दूसरे शब्दों में, यह व्यक्ति प्राधिकार में होने पर खुश होता है और जिम्मेदार से बचता नहीं है। भरोसेमंद रिश्ते बनाने और दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्राधिकार का उपयोग कर सकते हैं। उनके पास अत्यधिक प्रतिभा होती है। प्रतिभा एक शक्तिशाली व्यक्तिगत गुणवत्ता को संदर्भित करती है जिसे कुछ लोग अन्य लोगों को आकर्षित और प्रभावित करते हैं। नैतिक और सदाचारी चरित्र। एक प्रभावी नेता बनने के लिए एक व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए और एक अच्छा नैतिक चरित्र होना चाहिए।
5वां है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। यह संगठन के लिए लक्ष्य और मिशन का पालन करने और व्यवस्था और व्याख्या करने की क्षमता से संबंधित है। यह स्मार्ट निर्णय और प्रभावी संचार को शामिल करता है, क्योंकि एक नेता को सफल होने के लिए जानकारी की संश्लेषण, व्याख्या और संचार करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है प्रासंगिक जानकारी। बुद्धिमत्ता से परे जाकर एक प्रभावी नेता की भूमिका के लिए प्रासंगिक ज्ञान का भी होना चाहिए। इसमें तकनीकी, सैद्धांतिक और वैचारिक ज्ञान शामिल होता है। व्यक्ति में अवधारणा बनाने की क्षमता होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप आर एज फॉलोज। नेतृत्व की विशेषताएं इस प्रकार है। नेता अनुयायियों का कुल आदर्श है। नेता को सम्मान दिया जाता है। नेता और अनुयायी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेता का आदेश एक आज्ञा है। नेता समूह के दूसरे सदस्य को नियंत्रित करता है। नेता समूह के आचरण को निर्धारित करता है। नेता एक सम्मानित और श्रद्धेय व्यक्ति है। गुण के रूप में नेतृत्व नौसिखिए शिक्षकों के लिए मध्य प्रदर्शक मेंटर के रूप में सेवा करना शिक्षक नेतृत्वकर्ता के लिए एक सामान्य भूमिका है। प्रेरणा के स्रोत के रूप में पथ प्रदर्शक कार्य करते हैं। नए शिक्षकों को एक नए विद्यालय में अभ्यास करना और नए शिक्षकों को निर्देश, पाठ्यक्रम, प्रक्रिया, प्रथाओं और राजनीति के बारे में सलाह देना। एक पथ प्रदर्शक बनने में काफ़ी समय और विशेषज्ञता लगती है और एक नए पेशेवर के विकास से महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक कोच के रूप में प्रधान कई संगठन आज पूरे संगठन में परिवर्तन लाने के लिए अपने वरिष्ठ और उच्च क्षमता वाले अधिकारियों के लिए विकासात्मक हस्तक्षेप के रूप में कोचिंग का चयन कर रहे हैं। कोचिंग की प्रक्रिया आमतौर पर कोच और व्यक्ति के बीच आमने सामने बैठ के शामिल होती है। 360 डिग्री और व्यक्ति की ताकत और कमजोरी पर अन्य प्रतिक्रिया पद्धति और परिवर्तन के लिए एक कार्य योजना का भी विकास शामिल है। एक कोच के रूप में प्रधान उम्मीदों और भूमिकाओं को स्पष्ट करता है, सिखाता है, समर्थन प्रदान करता है, चीयर लीड करता है और टीम के सदस्यों को उनके प्रदर्शन के बेहतर बनाने में मदद करने के लिए आवश्यक सारी चीज़ें करता है। टीम निर्माता के रूप में नेतृत्व करता एक टीम को 2 या 2 से अधिक लोगों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो एक सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदस्यों से चर्चा करते हैं और उन्हें प्रभावित करते हैं। एक टीम निर्माता के रूप में एक नेता सुचारू कामकाज के लिए टीम को आकार देता है। इसका उद्देश्य टीम को प्रभावशाली को बढ़ाना है। टीम का निर्माण करते समय नेताओं को उन कारकों का ध्यान में रखना चाहिए जो टीम के लक्ष्यों को प्रभावी उपलब्धि में योगदान करते हैं। चिंतनशील नेतृत्व चिंतनशील नेतृत्व संबंध आधारित संगठन बनाने की कुंजी है। यह 3 महत्वपूर्ण कौशलों का विशेषता है: आत्म जागरूकता, सावधानीपूर्वक अवलोकन और लचीली प्रतिक्रिया। एक नेतृत्वकर्ता की खुद को जानने की क्षमता, उसकी ताकत और उसकी सीमाओं की आत्म जागरूकता संदर्भित करती है। इसका तात्पर्य यह है कि नेता काम के बारे में अपनी प्रतिक्रियाओं, विचारों और भावनाओं की जांच करने में रुचि रखता है और वह इसके लिए प्रतिबद्ध है। सावधानीपूर्वक अवलोकन का अर्थ है कि नेतृत्वकर्ता जो कुछ देख रहे हैं और सुन रहे हैं उसका अर्थ समझने में कुशल है। नेतृत्वकर्ता अपने स्वयं के और दूसरों व्यवहार, आवाज़ के स्वर, शरीर का भाषा या प्रतिक्रियाओं के अर्थ के बारे में आश्चर्य करते हैं। वे खुद से पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा है और अधिक जानकारी मांगते हैं। लचीली प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक है कि नेतृत्वकर्ता अपने कर्मचारियों को जाने, उनकी व्यक्तिगत शैली क्या है, वे कैसे अच्छा काम करते हैं, उन्हें क्या प्रेरित करता है। इसके बाद नेतृत्वकर्ता प्रत्येक पेशेवर से इस तरह से संपर्क कर सकते हैं जो उस विशेष कर्मचारी सदस्य की ज़रूरतों, ताकत और विकास के क्षेत्रों को दर्शाता है। लीडर ऐसा इनिशिएटर, आरंभकर्ता के रूप में नेता एक नेता एक पहलकर्ता के रूप में उन नीतियों और योजनाओं को अधीनस्थों तक पहुंचाकर कार्य शुरू करता है जहां से वास्तव में कार्य शुरू होता है। योजनाओं और नीतियों की स्थापना निर्णय लेने के प्रारंभिक हिस्सा है। प्रत्येक संगठन की स्थापना एक निश्चित उद्देश्य के साथ की जाती है और इसके लिए योजनाओं और नीतियों का निर्माण आवश्यक है। इस प्रकार प्रारंभिक चरण में नेता परिभाषित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की स्पष्ट रेखा और प्रक्रियाओं का निर्णय करता है। कार्यों और प्रक्रियाओं को परिभाषित रेखा का व्यवहारिक कार्यान्वयन संगठनात्मक प्रदर्शन में सहजता और एक रूपता लाने का एक कुशल तरीका है। नेतृत्व की शैलियाँ एक संगठन में नेतृत्व की 5 शैलियाँ होती हैं। पहली है निरंकुश नेतृत्व, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। एक निरंकुश वातावरण में नेता टीम के सदस्यों को निवेश के बिना निर्णय लेता है। यह एक अत्यधिक सत्तावादी नेतृत्व शैली है जो गलत स्थिति में कर्मचारियों का मनोबल गिरा सकती है। हालांकि निरंकुश नेता जल्दी और आत्मविश्वास से निर्णय लेते हैं जो उन्हें संकट में उत्कृष्ट परिसंपत्ति बनाता है। लोकतांत्रिक नेतृत्व, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। नेतृत्व की इस शैली में अंतिम निर्णय टीम के सदस्यों की राय लेने के बाद किया जाता है। वाद विवाद के लिए अधिकांश निर्णय खुले होते हैं जो कर्मचारियों के मूल्यवान और सराहना महसूस करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है प्रतिनिधि नेतृत्व। ये नेता अपने कर्मचारियों को स्वायत्तता और रचनात्मकता स्वतंत्रता देने में विश्वास करते हैं। वे श्रमिकों को अपना कार्यक्रम निर्धारित करने और निर्णय लेने देते हैं। चौथा है मैनेजेरियल लीडरशिप, प्रबंधकीय नेतृत्व। एक लेन देन करने वाला नेता शैली और प्रणाली को महत्व देता है। वे कर्मचारियों के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन लक्ष्यों को पूरा करने या न करने से जुड़े पुरस्कारों और दंडों की रूपरेखा तैयार करते हैं। नेतृत्व की यह दृढ़ शैली रचनात्मक और प्रवीणता को दबाते हुए टीम के भीतर उच्च अनुवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। पाँचवां है दूरदर्शी नेतृत्व। परिवर्तनकारी नेता टीमों को सक्रिय करने और कंपनी की दृष्टि से बचने के लिए उपस्थित हैं।
सहानुभूति, उत्साह और प्रशंसा के मिश्रण का उपयोग करते हुए वे व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने, नए विचारों का पता लगाने और अपने परिणामों में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेवल्स ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व के 5 स्तर। जॉन मैक्सवेल के अनुसार पद, अनुमति, उत्पादन, लोक विकास और शिखर नेतृत्व के स्तर हैं। पद, एक व्यक्ति का एक नेता द्वारा एक नेतृत्व करने का अधिकार दिया जाता है। लोग उसका अनुसरण इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो प्रभावशाली हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट है अनुमति, टीम के साथ संबंधों को विकसित करने और बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। फलस्वरूप उन्हें अपने साथियों द्वारा नेतृत्व करने के लिए अप्रतिबंधित अधिकार दिया जाता है। नेक्स्ट है उत्पादन, जब कोई नेता स्तर 3 प्राप्त करता है तो वे परिणाम सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं। लोग उनका अनुसरण करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि व्यक्ति सक्षम है और उनका उचित मार्ग पर मार्गदर्शन करेगा। नेक्स्ट है लोक विकास, सेवक नेता जो स्तर 4 को प्राप्त करते हैं अन्य नेताओं को पढ़ाते हैं, पथ प्रदर्शक करते हैं और बढ़ाते हैं। लोग उनके प्रति आकर्षित होते हैं और उनके साथ रहते हैं क्योंकि वे अपने आसपास के लोगों के जीवन पर उनके लाभकारी प्रभाव से अवगत होते हैं। नेक्स्ट है पिनेकल, शिखर। दुर्लभ किस्म के नेता, स्तर 5 के नेता अपनी जब सफलताओं के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध होते हैं। जिस तरह से उन्होंने दूसरों के जीवन में सुधार किया है और जिस तरह से उन्होंने जनता के लिए वे जैसे खड़े हैं, इसके कारण इन नेताओं के अनुयायी होते हैं। नेक्स्ट है कुल नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य, निर्देशात्मक, वितरित और परिवर्तनकारी नेतृत्व का सिद्धांत, थियरीज ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व सिद्धांत इस बात की व्याख्या है कि कुछ लोग कैसे और क्यों नेता बनते हैं। वे उन लक्षणों और व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें लोग अपनी नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए अपना सकते हैं। शीर्ष के कुछ लक्षण जो नेता कहते हैं कि अच्छे नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण है: मजबूत नैतिकता और उच्च नैतिक मानक। नेतृत्व सिद्धांत विचार के स्कूल हैं जो यह समझाने के लिए आगे लाए गए हैं कि कुछ व्यक्ति कैसे और क्यों नेता बनते हैं। सिद्धांत विशेषताओं पर बल देते हैं। नेतृत्व किसी व्यक्ति या संगठन की क्षमता को संदर्भित करता है जो व्यक्तियों, टीमों या संगठनों के लक्ष्यों और उद्देश्यों के पूर्ति के लिए एक मार्गदर्शन करता है। नेतृत्व सिद्धांत के आधारभूत केंद्र। आकस्मिकता का सिद्धांत। नेतृत्व का आकस्मिकता सिद्धांत एक बहुत ही विशेष प्रकार का दृष्टिकोण है जो बताता है कि एक नेता की सफलता केवल उसकी क्षमताओं पर निर्भर नहीं करती। कार्य करने का वातावरण, कंपनी की संस्कृति, परिस्थितियां और कर्मचारियों से संबंधित कई अन्य कारक हैं जो नेतृत्व की प्रक्रिया में प्रबंधक की सफलता को प्रभावित करते हैं। दूसरा है लेन देन का सिद्धांत। लेन देन के नेतृत्व में अनुयायियों को मुख्य रूप से अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए अपील के माध्यम से प्रेरित और निर्देशित करना शामिल है। लेन देन संबंधी नेतृत्व या लेन देन संबंधी प्रबंध नेतृत्व की एक शैली का हिस्सा है जो पर्यवेक्षण, संगठन और प्रदर्शन पर केंद्रित है। फुल रेंज लीडरशिप मॉडल एक अभिन्न अंग है। लेन देन संबंधी नेतृत्व सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि प्रबंधन कर्मचारियों को कुछ ऐसा देते हैं जो वे चाहते हैं कि उन्हें कुछ पाने के बदले में चाहिए। यह मानता है कि श्रमिक स्वप्रेरित नहीं होते हैं और कार्यों को सही ढंग से और समय को पूरा करने के लिए संरचना, निर्देश और निगरानी की आवश्यकता होती है। लेन देन नेतृत्व, जिसे प्रबंधकीय नेतृत्व के रूप में भी जाना जाता है, पर्यवेक्षण, संगठन और समूह प्रदर्शन की भूमिका पर केंद्रित है। इस शैली को लागू करने वाले नेता विशिष्ट कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अनुयायियों को प्रेरित करने के लिए पुरस्कार और दंड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है परिवर्तनकारी सिद्धांत। परिवर्तनकारी नेतृत्व एक नेतृत्व शैली है जिसमें नेता कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने, प्रेरित करने और बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते हैं जो कंपनियों के भविष्य की सफलता को बढ़ाने और आकार देने में मदद करेगा। परिवर्तनकारी नेता के नेतृत्व के 4 कारक हैं जिन्हें 4I के रूप में जाना जाता है: आदर्श प्रभाव, प्रेरक प्रेरणा, बौद्धिक उत्तेजन, व्यक्तिगत विचार। प्रत्येक कारक की प्रबंधकों को कार्यस्थल में इस दृष्टिकोण का उपयोग करने में मदद करने के लिए चर्चा की जाएगी। परिवर्तनकारी नेता एक दूसरे और संगठन को संपूर्ण रूप से समर्थन देने के लिए दूसरों को रूपांतरित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। परिवर्तनकारी नेता के अनुयायी विश्वास, प्रशंसा, निष्ठा और नेता के प्रति सम्मान महसूस करते हुए प्रतिक्रिया करते हैं और मूल रूप से अपेक्षा के अनुसार कड़ी मेहनत करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। परिवर्तनकारी सिद्धांत उच्च मानवीय मूल्यों के आंतरिक सहयोग, नैतिकता और समुदाय पर जोर देते हैं। नेक्स्ट है निर्देशात्मक नेतृत्व सिद्धांत। निर्देशात्मक नेतृत्व कौशल, कार्रवाई और आशावाद को प्रेरित करने के लिए प्रभावी शैक्षिक नेताओं के पास मौजूद गुण हैं। ये नेता लोगों के साथ उचित व्यवहार करके और उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ एक छाप छोड़कर दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। प्रभावी नेता अपने आसपास के लोगों का समर्थन करते हैं और व्यक्तिगत और सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। निर्देशात्मक नेतृत्व आमतौर पर स्कूल के प्रधानाचार्यों से जुड़ा होता है जो पाठ्यक्रम, बजट और शेड्यूलिंग का प्रबंधन करते हैं और अपने स्कूलों में प्रत्येक छात्र की सफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। छात्र सीखने के परिणामों में सुधार के लिए निर्देशात्मक नेतृत्व अभ्यास का सबसे प्रभावी प्रकार है। विविध संदर्भों और बदलते संदर्भ में छात्रों को सीखने के परिणामों पर निर्देशात्मक नेतृत्व का लगातार सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है वितरित नेतृत्व। वितरित नेतृत्व मूल रूप से साझा प्रबंधन है। शैक्षिक संस्थानों के भीतर लोकप्रिय यह अवधारणा एक व्यक्ति से सामूहिक समूह तक निर्णय लेने का विस्तार करती है।
यह नेतृत्व शैली खुली और सहभागी है और इसका मानना है कि यदि आप कुछ अलग नहीं करते तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। वह कर्मचारियों को उनके काम पर पूर्ण स्वतंत्रता देता है, विश्वास का पोषण करता है और अधिक स्वामित्व की ओर ले जाता है। उपरोक्त स्थिति में प्रधानाध्यापिका एक प्रबंधन टीम का गठन कर रही हैं और प्रत्येक सदस्य को महत्वपूर्ण भूमिकाएं और जिम्मेदारियां आवंटित कर रही हैं। यही बदले में प्रतिबद्धता, जुड़ाव, विकास और गुणवत्ता में सामान्य सुधार को प्रोत्साहित करेगा। लीथवुड और ड्यूक ने 1999 में कुल स्कूल नेताओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर शोध की जांच करते हुए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की। पहला, निर्देशात्मक नेतृत्व। निर्देशात्मक नेतृत्व आमतौर पर स्कूल के प्रधानाचार्यों से जुड़ा होता है, जो पाठ्यक्रम, बजट और समय निर्धारण का प्रबंधन करते हैं और अपने स्कूलों में प्रत्येक छात्र की सफलता के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट है परिवर्तनकारी नेतृत्व। परिवर्तनकारी नेतृत्व स्वयं को परिवर्तन से संबंधित करता है और इसलिए यह स्कूल नेता की भूमिका परिकल्पित परिवर्तन की गति देने में देखी जाती है। उच्च उद्देश्यों और स्कूल की बेहतरी के लिए परिवर्तन लाने की इस प्रक्रिया में संगठन के शिक्षक, अन्य और नेता एक साथ हैं। नैतिक नेतृत्व लोगों को जीने के लिए एक मूल्य अर्थ प्रदान करता है, कार्य करने की प्रेरणा और स्वयं को जवाबदेह रखने की प्रेरणा देता है। जब आप किसी के उद्देश्य को प्रदान करने के लिए आगे बढ़ते हुए नहीं देखते हैं और वह करते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा है। नेक्स्ट है सहभागी नेतृत्व। सहभागी नेतृत्व को लोकतांत्रिक नेतृत्व भी कहा जाता है। यह सदस्यों के विचारों का योगदान करने और निर्णय लेने में भाग लेने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है आकस्मिक नेतृत्व। इस सिद्धांत के बारे में अच्छे नेता सदस्य संबंध नेता की स्थिति के लिए बताए गए कार्य के समूह विवरण द्वारा नेता की स्वीकृति दिखाते हैं और प्राधिकरण और शक्ति का एक बड़ा हिस्सा औपचारिक रूप से नेता की स्थिति के लिए जिम्मेदार होता है। जब परिस्थितियां नेता के लिए बहुत अनुकूल या बहुत प्रतिकूल होती हैं तो कार्योन्मुख नेता प्रभावी होता है। जब परिस्थितियां नेता के अनुकूल होती हैं तो व्यक्ति उन्मुख नेता प्रभावी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है दृष्टि निर्माण, लक्ष्य निर्धारण और विद्यालय विकास योजना तैयार करना। विद्यालय विकास योजना, स्कूल डेवलपमेंट प्लान, एसडीपी। विद्यालय विकास योजना एक दस्तावेज है जिसमें विद्यालय द्वारा अपनी वर्तमान स्थिति के आधार पर तैयार की गई गतिविधियों की एक सूची है, जो भविष्य में लक्षित उद्देश्यों को लक्षित समय सीमा में उचित रणनीतियों और कार्य योजनाओं के साथ प्राप्त करने के लिए संचालित की जानी है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय विकास योजना तैयार करना विद्यालय प्रबंधन समिति का कर्तव्य है। समिति को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से कम 3 महीने पहले एसडीपी तैयार करनी होगी। विद्यालय विकास योजना 3 वर्षीय योजना होगी जिसमें 3 वार्षिक उप योजनाएं भी होगी। विद्यालय विकास योजना सुधार के लिए विद्यालय की रणनीति योजना है। यह उन कार्रवाइयों को निर्धारित करता है जो एक स्कूल पर शिक्षार्थी परिणामों को बेहतर बनाने के लिए करेगा। स्कूल विकास योजना स्कूल समुदाय द्वारा स्कूल के काम को दिशा देने के लिए एक प्रक्रिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त हो। यह 3 साल की शिक्षा विकास योजना है जो स्कूल के विजन और मिशन को दर्शाती है। इसमें स्कूल और समुदाय समस्याओं और ज़रूरतों, लक्ष्यों, उद्देश्यों, कार्यान्वयन योजना, निगरानी और मूल्यांकन योजना, संचार और हिमायत योजना, प्रलेखन और हितधारकों को रिपोर्ट करने की रूपरेखा शामिल है। विद्यालय विकास योजना का महत्व। स्कूल विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नियमित और चल रही योजना, मूल्यांकन और समीक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से सीखने और सीखने की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करने में योगदान देना है। एसडीपी का महत्व है। यह व्यवस्थित स्व मूल्यांकन के लिए एक तंत्र प्रदान करता है जो विद्यालय समुदायों को अपनी प्रगति की समीक्षा करने, प्राथमिकताओं की पहचान करने और आगे सुधार के लिए योजना तैयार करने में सक्षम बनाता है। यह स्कूल की प्रभावशीलता को बढ़ावा देता है क्योंकि यह स्कूल समुदाय को एक स्पष्ट दृष्टि विकसित करने में सक्षम बनाता है कि स्कूल क्या है और यह कहाँ जा रहा है। उद्देश्य की एक साझा भावना और लक्ष्यों का एक समान समूह है। प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य सीखने के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाकर और माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा में शामिल होने की डिग्री को बढ़ाकर, पाठ्यक्रम को वितरित करने के तरीके को बढ़ाकर छात्र उपलब्धि के स्तर में सुधार करना है। स्कूल विकास कार्यक्रम सार्वभौमिक नामांकन, प्रतिधारणा, गुणवत्ता और उचित उम्र में प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करना सुनिश्चित करता है। एक स्कूल विकास योजना शैक्षणिक प्रक्रियाओं के लिए बच्चों के अनुकूल, बाधा मुक्त, सुरक्षित और आकर्षक स्कूल वातावरण सुनिश्चित करती है। विद्यालय की विकास योजना यह निर्धारित करेगी कि विद्यालय अपनी प्राथमिकताओं के संबंध में अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेगा और वह धन सहित उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कैसे करेगा। यह स्कूल की समिति संसाधनों को उसकी सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों से निपटने में ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। यह स्कूल की प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने कर्मचारियों को विकसित करने में स्कूल की मदद करता है। यह शिक्षकों को पेशेवर विकास को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि शिक्षक विद्यालय के विकास में निर्णायक योगदान देने के लिए सशक्त हैं। यह विद्यालय समुदाय के ध्यान ऊर्जा को एक व्यवस्थित तरीके से निर्देशित करता है। यह अधिक बुद्धिमानी से ऊर्जा और समय बचाता है। यह शिक्षकों और माता पिता के बीच साझा लक्ष्यों को विकसित करने में मदद करता है। स्कूल को बेहतर बनाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता हासिल करने में मदद करता है और ऐसा करने में उनकी भागीदारी और
भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करता है। एक विद्यालय नेता के रूप में रोजमर्रा की घटनाओं और प्रशासन के बोझ तले दबना आसान है। बड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और जटिल समस्याओं को हल करने के लिए समय निकालना कभी कभी मुश्किल होता है। विद्यालय विकास योजना दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित रहने और उन कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद करेगी जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। विद्यालय विकास योजना की प्रक्रिया। पहला है समीक्षा विद्यालय विश्लेषण। इस स्तर पर स्कूल और समुदाय के बारे में डेटा एकत्र, व्यवस्थित और विश्लेषण किया जाता है जो स्कूल का पाठ्यक्रम और संगठन। यह समीक्षा राय और तथ्यों को इकट्ठा करने और स्कूली जीवन से संबंधित मुद्दों तक विस्तृत श्रृंखला पर विचार व्यक्त करने की अनुमति देगी। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के संदर्भ में प्राथमिकताओं, शक्तियाँ, कमजोरियाँ, चुनौतियों और अवसरों की पहचान की जाती है। विद्यालय की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने के बाद भविष्य के लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। यह निर्दिष्ट करता है कि परिणामों में कौन से सुधार एक स्कूल देखना चाहता है, जो छात्र उपलब्धि, स्कूल उपस्थिति, संसाधन विकास या छात्र व्यवहार और जुड़ाव में हो सकता है। लक्ष्य विवरण और उद्देश्य स्पष्ट, विशिष्ट, छात्रों के लिए अलग अलग, मापने योग्य, प्राप्त, यथार्थवादी और समयबद्ध होने चाहिए। दूसरा है डिज़ाइन। कार्य योजना टीम के निष्कर्षों को कार्य करने की प्रतिबद्धता में एक साथ खींचती है। पहचानी गई प्राथमिकताओं को विशिष्ट उद्देश्यों या लक्ष्यों में परिवर्तित किया जाए और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं। कार्य योजना यह बताती है कि इसे कैसे किया जाना है, किसे करना है, संसाधनों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करना है और इसे करने की समय सीमा क्या है। अब तैयार विद्यालय विकास योजना को विभिन्न हितधारकों द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता है। एसएमसी में स्वीकृत होने के बाद इसे ग्राम शिक्षा समिति और विभिन्न शिक्षा प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तीसरा है कार्यान्वयन और निगरान। कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान कार्य योजना में निर्दिष्ट कार्यों को पूरा किया जाता है। संरचनाओं और प्रक्रियाओं को स्थापित करना महत्वपूर्ण है जिससे शामिल शिक्षकों को उनके काम में सहायता मिल सके। प्रगति की निगरानी और छात्र उपलब्धि पर इसका प्रभाव नियमित रूप से किया जाना चाहिए। कठिनाइयों को उजागर करने और समाधान सुझाने के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की जा सकती है। चौथा है मूल्यांकन। नियोजन चक्र के अंत में यह महत्वपूर्ण है कि विद्यालय समुदाय लक्ष्यों को प्राप्त करने और विद्यालय की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने में कार्यान्वयन की सफलता का मूल्यांकन करें। मूल्यांकन प्रक्रिया कार्यान्वयन में शामिल सभी लोगों के अनुभव को ध्यान में रखती है। प्रत्येक कार्य योजना का मूल्यांकन साक्ष्यों के आलोक में किया जाता है, उसकी सफलता के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं और भविष्य की कार्रवाई के संबंध में सिफारिशें की जाती है। एसएमसी, एसएमडीसी, आरसीएफई, एफसीई 2009 अधिनियम के अनुसार एसएमसी मुख्य रूप से स्कूल विकास योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। एसएमसी को विद्यालय की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने और विद्यालय की विकास योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान देना है। एसएमसी को स्कूल का एक संस्थागत सर्वेक्षण करना चाहिए और बुनियादी ढांचे पर मरम्मत की आवश्यकता वाले बुनियादी ढांचे, शिक्षण उपकरण, बच्चों की उपलब्धि, छात्र का नामांकन, शिक्षक की उपलब्धता, बच्चों की उपस्थिति की स्थिति और शिक्षकों से संबंधित सभी सूचनाओं का रिकॉर्ड करना चाहिए। एसएमसी को सभी पहलुओं से संबंधित समस्याओं का पहचान करना चाहिए और समस्याओं को हल करने के लिए ज़रूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। एसएमसी को अधिनियम में निर्दिष्ट मानदंडों के संदर्भ में प्रत्येक वर्ष के कक्षावार नामांकन और प्रधान शिक्षक, विषयक शिक्षकों और अंशकालिक शिक्षकों सहित शिक्षकों की संख्या की आवश्यकता का अनुमान लगाना चाहिए। एसएमसी को कार्य योजना बनाने और लिखित रूप से एसडीपी का मसौदा तैयार करने के स्कूल मदद करनी चाहिए। अस्थायी समिति को प्रस्तुत करने से पहले एसडीपी पर समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रदेश सदस्य संयोजक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रत्येक एसएमसी को अपने स्कूल की निगरानी और मूल्यांकन के हिस्से के रूप में एक वर्षीय स्कूल विकास योजना बनानी होगी। एसडीपी के लिए प्रारूप तय करना प्रत्येक राज्य पर निर्भर करता है, लेकिन योजनाएं आमतौर पर निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करती हैं। स्कूल तक पहुंच। क्या स्कूल समुदाय सभी प्रारंभिक आयु वर्ग के बच्चों को 1 किलोमीटर प्राथमिक के लिए 3 किलोमीटर उच्च प्राथमिक के लिए दायरे में है? स्कूल कवरेज। क्या समुदाय के 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे स्कूल में हैं? भौतिक बुनियादी ढांचा। क्या स्कूल के पास यह सुनिश्चित करने के लिए उचित बुनियादी ढांचा है? अच्छी तरह से प्रकाशित कक्षाओं, सीखने के संसाधनों, एक मध्याह्न भोजन तैयारी कक्ष और लड़कियों और लड़कों के लिए अलग शौचालय सहित यह प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। शिक्षक 1:30 से 35 आरटीआई अनुपात को पूरा करने के लिए पर्याप्त शिक्षक हैं और क्या शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है? प्रतिधारण, पदोन्नति और सीखना। बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है और क्या बच्चे अपेक्षित शैक्षणिक स्तर के अनुरूप प्राप्त कर रहे हैं? एसडीपी का कार्यान्वयन में मुद्दों को संबोधित करना। हालांकि एसडीपी स्कूलों के विकास के लिए है और इसमें 3 वार्षिक उपयोजनाएं शामिल हैं जिन्हें 3 साल में पूरी तरह से भरना है, लेकिन वास्तव में इसे लागू करना कठिन है। प्रायः यह देखा गया है कि अधिकांश मामलों में लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न समस्याएं या मुद्दे कार्यान्वयन में रास्ते में आते हैं।
इसलिए एचडीपी के कार्यान्वयन से जुड़े या मुद्दे समस्याओं की पहचान करना आवश्यक है और हमें उनका सफलतापूर्वक समाधान करना चाहिए। प्रगति की ठीक से निगरानी करना, पेशेवर विकास प्रदान करना, संसाधनों का प्रभावी उपयोग, माता पिता को शामिल करना, समुदाय के सदस्यों को प्रेरित करना, धन का उचित आवंटन, मजबूत नेतृत्व और दिशा, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता, बुनियादी ढांचे का विकास, हितधारकों की भागीदारी के बीच जागरूकता बढ़ाना, अच्छा प्रबंधन, भूमिकाओं का उचित वितरण, उचित समन्वय, लचीली योजना, आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना, व्यवहारिक रूप से प्राप्त करने योग्य उद्देश्यों की स्थापना, शिक्षकों को सशक्त बनाना, वार्षिक समीक्षा, पाठ्यचर्या वितरण में सुधार। नेक्स्ट है स्वाट, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, संगठनात्मक विश्लेषण। यह एक रणनीति योजना प्रक्रिया है जो कंपनियों और अन्य संगठनों को उनकी ताकत और कमजोरियों के साथ उनके पर्यावरण के अवसरों और खतरों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है। यह लचीली नियोजन प्रक्रिया संगठनों को उनके उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक लोकप्रिय दृष्टिकोण प्रदान करती है। स्वाट विश्लेषण एक लचीले यदि कुछ स्पष्ट ढांचे के माध्यम से प्रभावी रणनीतिक प्रबंधन की नींव प्रदान करता है। एक स्वाट विश्लेषण एक रणनीतिक योजना पद्धति है जो किसी संगठन की ताकत, कमजोरियों, अवसरों और खतरों का आकलन करती है, जो संक्षेप को सारांशित करती है। कभी कभी संक्षिप्त नाम टॉउस या वॉट्स के नज विश्लेषण के रूप में प्रकट होता है। नेक्स्ट है विजन बिल्डिंग, दृष्टिकोण निर्माण। स्कूल के प्रति दृष्टिकोण निर्माण उस छवि के बारे में बताता है कि स्कूल क्या हो सकता है और क्या बनना चाहिए। यह मूल्यों, आशाओं, स्वप्न में गहराई से अंतर्निहित है, जबकि मिशन स्टेटमेंट यह अधिक विशिष्ट है और अक्सर यह परिभाषित करता है कि स्कूल क्या है और इसके लिए पूरा करने की कोशिश कर रहा है। दृष्टिकोण कथन के लक्षण निम्न है। भविष्य में स्कूल क्या बन सकता है, इसकी एक सम्मोहक तस्वीर या छवि, गहरे मूल्यों और भविष्य के लिए आशाओं से जुड़ा और व्यक्त किया गया उन कार्यों और योजनाओं को अनुवादित करने की आवश्यकता है जिन्हें कार्यान्वित किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शिक्षण अधिगम को मजबूत करने के लिए स्कूल प्रक्रियाओं और मंचों का उपयोग करना, वार्षिक कैलेंडर, समय सारणी बनाना, अभिभावक शिक्षक मंच, स्कूल असेंबली, शिक्षक विकास मंच, शिक्षण में सुधार के लिए उपलब्धि डाटा का उपयोग करना, शिक्षण स्कूल व समूल्यांकन व सुधार। नेक्स्ट है स्कूल कैलेंडर। स्कूल कैलेंडर एक अन्य प्रकार की समय सारणी है। स्कूल कैलेंडर तैयार करना और व्यवस्थित करना एक स्कूल प्रधान के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। यह एक सुनियोजित स्कूल कैलेंडर होता है जिस स्कूल प्रधान के पास दृष्टि, ज्ञान, अनुभव और एक पूरे विद्यालय को जीवंत करने की क्षमता होती है। कैलेंडर एक दिन की अवधि के लिए नहीं होता है जैसा कि एक सामान्य समय सारणी में होता है। कैलेंडर में शैक्षणिक सत्र के लिए दिनवार और माहवार कार्यक्रम दिया जाता है। यह कार्य दिवस और छुट्टियों को व्याख्या करता है। यह दर्शाता है कि छुट्टी कब होगी, जैसे क्रिसमस होगी या गर्मियों में दौरान होगी। यदि स्कूल सेमेस्टर प्रणाली का पालन करता है तो कैलेंडर दर्शाएगा कि सेमेस्टर कब शुरू होता है और कब समाप्त होता है। कैलेंडर इंगित करेगा कि कक्षा अवधि परीक्षण और सत्र अंत या सेमेस्टर अंत परीक्षा कब आयोजित की जाएगी। कैलेंडर सह पाठ्यक्रम गतिविधियों के कार्यक्रम के बारे में भी बताएगा, जब विभिन्न स्कूल वार्षिक समारोह, प्रदर्शनियाँ, प्रतियोगिताओं, खेल दिवसों और अन्य समारोहों जैसे त्योहारों और महत्वपूर्ण दिनों, राष्ट्रीय दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, मानवाधिकार दिवस, साक्षरता दिवस, मातृ दिवस आदि को मनाया जाएगा। नेक्स्ट है टाइम टेबल, समय सारणी। एक अच्छी समय सारणी स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि विद्यालय में विशेष स्थानों और घंटों में किस प्रकार की पाठचर्चा और सह पाठचर्चा सभी गतिविधियाँ चल रही हैं। यह भी दर्शाता है कि ये गतिविधियाँ किसके परीक्षण और मार्गदर्शन से की जा रही हैं। यह सारी जानकारी एक समय सारणी से समाहित हो सकती है, लेकिन गतिविधियों की संख्या और विविधता जितनी अधिक होगी, समय सारणी के प्रकार भी उतने ही अधिक होंगे। सभी प्रकार की सूचनाओं के साथ केवल एक समय सारणी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है, इसलिए स्कूल कार्यक्रम के कुशल संचालन के लिए निम्नलिखित प्रकार की समय सारणी होना वांछनीय है। पूरे विद्यालय के लिए समेकित समय सारणी, इस सामान्य समय सारणी के रूप में भी जाना जाता है। यह समय सारणी प्रतिदिन पूरे स्कूल के कार्यक्रम में पूरी तस्वीर होती है। कक्षा समय सारणी, यह प्रत्येक कक्षा और उसके वर्गों की समय सारणी होती है। यह प्रत्येक अवधि के लिए शिक्षकों के साथ प्रत्येक कक्षा में विषयों का वितरण को दर्शाता है। यह अवकाश के साथ साथ शिक्षण अवधि के बीच के अंतराल और खेल तथा अन्य सहपाठ चर्चा संबंधी गतिविधियों के लिए अवधि को भी इंगित करता है। शिक्षण की समय सारणी, प्रत्येक शिक्षक के पास अपने स्वयं के कार्यक्रम की एक प्रति होती है जिसमें उनके शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्यों का विवरण होता है। खेलों की समय सारणी, यह समय सारणी बताती है कि कौन सा समूह किसी विशेष समय या किसी विशेष खेल से लगा हुआ है। समय सारणी निर्माण के सिद्धांत, सापेक्ष महत्व और विषयों में कठिनाई। विद्यालयों में विभिन्न विषयों के बीच समय और अवधि का वितरण होना बहुत अधिक महत्वपूर्ण विषय है। प्रत्येक विषय को उसके महत्व के अनुसार समय सारणी में उपलब्ध होना चाहिए, जो निश्चित रूप से शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक के साथ साथ विद्यार्थियों के भविष्य की जरूरतों को निर्धारित होता है।
विषयों की सापेक्ष कठिनाई पर भी विचार किया जाता है। इस प्रकार माध्यमिक विद्यालयों में गणित और अंग्रेजी को अधिक समय दिया जाता है, इसलिए नहीं कि ये अधिक महत्वपूर्ण है, बल्कि इसलिए कि उन्हें कठिन माना जाता है। जूनियर बेसिक विद्यालयों में विज्ञान की तुलना में पढ़ने लिखने, गणित और शिल्प को उनकी कठिन प्रकृति के कारण अधिक समय दिया जाता है। इसी तरह एक उपयुक्त समय सारणी तैयार करते समय विषयों की संख्या, प्रदान किए गए विषयों का संयोजन और एक विशेष उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुरू किए गए वैकल्पिक समूहों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। विद्यालय समय सारणी के डिजाइन में स्वतंत्रता को सीमित करने वाले कारक: प्रतिबंधित प्रतिबंधित समय वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय है, जिस पर प्रधान हेड का कोई नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक उपयोगिताओं की कमी: यह समय सारणी को प्रतिबंधित कर सकता है। उदाहरण के लिए बिजली नहीं होने का मतलब शाम का काम नहीं हो सकता। जल आपूर्ति की कमी कला, विज्ञान, कृषि और गृह अर्थशास्त्र को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट है पारंपरिक दृष्टिकोण। ये संसाधनों के अभिनव उपयोग के खिलाफ विरोध कर सकते हैं, जो विद्यालय की दक्षता में वृद्धि करेगा, जैसे कि पंजीकरण और असेंबली, सभा का समय और विद्यालय हाल का उपयोग कैसे किया जाता है। एक अच्छी समय सारणी तैयार करना वास्तव में एक जटिल कार्य है, क्योंकि कई कारक और परिस्थितियां जो एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में बदलती हैं इसे निर्धारित करती हैं। इसलिए इसके निर्माण के लिए पूरी तरह से एकाग्रता और मन के संरक्षण को आवश्यकता होती है। एक अच्छी समय सारणी बनाते समय निम्नलिखित बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय का प्रकार: हम सबसे पहले देखते हैं कि विद्यालय लड़कों लड़कियों के लिए उन्मुख है या शैक्षणिक, ग्रामीण या शहरी माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक है। हम निर्धारित करते हैं कि समय सारणी तैयार करते समय स्कूल में शामिल गतिविधियों की प्रकृति को ध्यान में रखा जाता है। उपलब्ध समय की मात्रा: समय सारणी उपलब्ध समय अर्थात किस कार्य दिवसों की संख्या और अवकाशों को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। विभाग विनियमन: राज्य की शिक्षा विभाग विद्यालय वर्ष के दिवसों और उसकी शर्तों को तय करता है, अर्थात एक शैक्षणिक वर्ष कब शुरू होता है और कब समाप्त होता है। विद्यालयों के दिन की अवधि और यहाँ तक कि प्रत्येक विषय के लिए अवधियों की संख्या भी निर्धारित करता है। विषय का सापेक्ष महत्व और कठिनाई मूल्य: किसी विषय को समर्पित समय उसके महत्व और उसके कठिनाई मूल्य के अनुसार होना चाहिए। कुछ सामाजिक आर्थिक विचार हैं जो विद्यालयी पाठ्यक्रम में किसी विषय के महत्व को निर्धारित करते हैं और तदनुसार उन्हें समय सारणी के समय आवंटित किया जाता है। थकान की घटनाएं: थकान के तत्व स्कूल की समय सारणी के निर्माण में कई तरह से प्रभावित करते हैं। बच्चों को निश्चित दिनों की निश्चित अवधि में थके हुए होते हैं। यह न केवल शारीरिक बल्कि प्रकृति में शारीरिक क्रियात्मक भी है। यह निश्चित रूप से ध्यान को कमजोर करता है और सीखने की रुचि और प्रभाव को कम करता है। स्कूल असेंबली, विद्यालयी सभा: अधिकांश विद्यालयों में दिन की शुरुआत सुबह की विद्यालय सभा से होती है, जब पूरा विद्यालय परिवार एक साथ काम गतिविधि करने के लिए एकत्र होता है। इस समय का उपयोग सुबह का समाचार पत्र की सुर्खियां पढ़ने, कुछ शारीरिक व्यायाम करने और राष्ट्रगान गाने के लिए किया जाता है। इसमें अन्य गतिविधियों को भी जोड़ा जा सकता है, जैसे एक साथ गाना, एक कहानी सुनना, एक स्थानीय समुदाय को किसी व्यक्ति या किसी बाहरी अतिथि को बच्चों से बात करने के लिए आमंत्रित करना आदि। सुबह की सभा में आयोजित इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों की रचनात्मकता, अभिव्यक्तियों को प्रोत्साहित करने में मदद करती है। सुबह की सभा को उस गतिविधि के रूप में देखा जा सकता है जो बच्चों को संचार और अन्य गतिविधियों जैसे नृत्य, नाटक या विवाद विवाद आदि में एक दूसरे के साथ संबंध विकसित करने में मदद करेगी। चूंकि बच्चों को सुबह की सभा में कुछ गतिविधियां करनी होती है, इसलिए उन्हें स्वयं योजना बनानी होती है, उन्हें निष्पादित करना होता है, जिससे उनकी जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी बच्चे को सुबह की सभा में समाचार पढ़ने की जिम्मेदारी है, तो उसे समाचार पत्रों का प्रासंगिकता और महत्व के अनुसार समाचारों का चयन करना होगा। विद्यालय सभा स्कूल के सभी बच्चों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने और मनोरंजन और क्रीड़ा प्रदान करने के बजाय उनमें एकता की भावना विकसित करने के लिए है। इसका मुख्य ध्यान विभिन्न कार्यों के माध्यम से कुछ नैतिकता और सदाचार की भावना प्रदान करना है, जो उन्हें मजेदार लग सकता है, लेकिन मुख्य जोर बच्चों को उपयोगी ज्ञान प्रदान करना है। शिक्षक विकास मंच, टीचर डेवलपमेंट फोरम्स: शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शिक्षक को तैयार करते हैं, जो विद्यार्थी और छात्रों को पीढ़ियों को शिक्षित करते हैं। शिक्षक जो अपने जीवन और कार्य के दौरान स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में अर्जित ज्ञान और कौशल को बदलते हैं। यह एक शिक्षा कार्यक्रम है जिसमें शिक्षकों को ज्ञान, दृष्टिकोण, व्यवहार और कौशल से लैस करने के लिए डिजाइन की नई नीतियाँ, प्रतिक्रियाएं और प्रावधान हैं, जो एक शिक्षक को कक्षा, स्कूल और व्यापक समुदाय के प्रभावी ढंग से कार्य करने की आवश्यकताएं होती हैं। शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के अध्ययन सूची को अद्यतन किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह कि एक शिक्षक का निर्माण करता है जिसे आधुनिक शिक्षा समस्याओं और विधियों का प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की समय समय पर निगरानी की जानी चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह ठीक से काम कर रहा है और वांछित परिणाम उत्पन्न करता है। इसकी समय समय पर निगरानी की जानी चाहिए। निरंतर अनुभवी विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। एक शिक्षक के लिए पेशेवर योग्यता एक होना चाहिए, इसलिए हमें लगातार आयोजित किया जाना चाहिए। शिक्षकों की मांग और आपूर्ति का आकलन किया जाना चाहिए, यह देश के शिक्षा कार्यक्रम के लिए फायदेमंद है। शिक्षक शिक्षा संस्थानों में अकादमिक सहायता सुनिश्चित की जाती है।
यह शिक्षकों के लिए एक संसाधनपूर्ण वातावरण प्रदान करने के लिए सहायक होगी। इसलिए शिक्षकों को शिक्षा के व्यवस्थित सुधार के लिए निम्न चरणों का पालन करना चाहिए। शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम को अध्ययन किया जाना चाहिए। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की समय समय पर निगरानी की जानी चाहिए। निरंतर अनुभवी विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। अभिभावक शिक्षक फोरम, पेरेंट टीचर फोरम। इस निकाय में स्कूल प्रबंधक, शिक्षक, माता पिता और स्कूल बोर्ड का एक प्रतिनिधि शामिल है। इसकी बैठक साल में एक बार होती है। इस निकाय का उद्देश्य एक अनुकूल परिवार विद्यालय संबंध बनाना और विद्यालय में राष्ट्रीयताओं को एकीकरण करना है। इस निकाय को कार्यवाही सदस्य स्कूल फंड जुटाने में मदद करते हैं। अभिभावक शिक्षण फोरम निम्न के लिए एक संवेदी फोरम है। माता पिता और शिक्षकों के बीच अच्छे संबंधों को बढ़ावा देना, स्कूल की उपलब्धियों में सहयोग और गर्व की भावना को प्रोत्साहित करना, विशेष कार्यक्रमों में आयोजन सहायता करना और विद्यालय के लिए धन जुटाने का सहायता करना। अपने बच्चों की प्रगति बनाने के अवसर मिलने के अलावा यह माता पिता के स्कूल की ज़रूरतों और आदर्शों को समझने का मौका देता है और माता पिता का स्कूल के कुछ गतिविधियों में भाग लेने में भी मदद करता है। इस प्रकार यह स्कूली जीवन के सामाजिक पहलू को विकसित करने में मदद करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीटीए, अभिभावक शिक्षक संघ के उद्देश्य घर और स्कूल के निकट संपर्क में लाने के लिए। इन दिनों शिक्षक और माता पिता एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं। माता पिता भी शिक्षक को नहीं जानते हैं। दोनों को कभी न कभी एक दूसरे से मिलना चाहिए। सभी बच्चों के लिए एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। माता पिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। शिक्षकों, प्रशासकों और समुदाय के बीच अंतःक्रिया को सुगम बनाना। पीटीए बच्चे के प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए शिक्षकों और माता पिता के बीच बातचीत का एक तरीका है। घर और समुदाय में बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देना। माता पिता अपने पेशे में व्यस्त हैं। उन्हें स्कूल जाने और बच्चे की प्रगति की रुचि लेने में समय नहीं मिलता है। साल में एक बार स्कूल माता पिता को आमंत्रित करता है, जिससे उन्हें बच्चे के प्रदर्शन और बच्चे की समस्याओं के बारे में जानने में मदद मिलती है। माता पिता को बच्चे के व्यवहार का पता चलता है। एक बच्चे के प्रशिक्षण में माता पिता और शिक्षक एक दूसरे के साथ समझदारी से सहयोग कर सकते हैं। अभिभावक शिक्षक संघ स्कूलों के समुदाय को यह बताने में भी मदद करता है कि वह क्या कर रहा है और किन समस्याओं का सामना कर रहा है। माता पिता और समुदाय की भागीदारी से स्कूल को अपनी विभिन्न गतिविधियों के लिए संसाधन जुटाने में मदद मिल सकती है। उपलब्धि डाटा, अचीवमेंट डाटा। उपलब्धि डाटा छात्र सीखने और उपलब्धि के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इन आंकड़ों में मानकीकृत परीक्षण स्कोर, कक्षा आधारित आकलन, रूब्रिक स्कोर, लेखन पोर्टफोलियो और कक्षा ग्रेड शामिल हैं। उपलब्धि डेटा क्षेत्र छात्र उपलब्धि के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देता है। हमारे छात्रों ने जो ज्ञान, कौशल और समझ हासिल की है उसको क्या सबूत है, कौन सा प्रमाण दर्शाता है कि हमारे छात्रों ने शैक्षणिक दक्षता हासिल की है। नेक्स्ट है समुदाय, उद्योग और अन्य पड़ोसी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ समझदारी बनाना, सीखने वाले समुदायों का निर्माण करना। विद्यालय समुदाय भागीदारी, यह एक विद्यालय या उस जिले विश्वविद्यालय है और समुदाय में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के संगठनों और संस्थानों के बीच संबंध बनाने और बनाए रखने का एक विचारपूर्ण प्रयास है। इस भागीदारी का तात्पर्य निम्न से है। प्रत्येक भागीदारी की भूमिकाओं और दायित्व के साथ एक सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए एक औपचारिक संविदात्मक संबंध स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है। भागीदारी में विद्यालय या पड़ोस की सुविधाओं और उपकरणों का उपयोग, संसाधनों को साझा करने, स्वयंसेवी सेवाओं को धन उगाहना, विशेषता वाले पेशेवरों और अन्य लोगों से सलाह और प्रशिक्षण और सूचना साझाकरण और प्रसार, नेटवर्किंग, मान्यता और जनसंपर्क शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें पारस्परिक समर्थन, कार्यक्रमों और सेवाओं की योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के लिए साझा जिम्मेदारी, बुनियादी अवसंरचना का निर्माण और रखरखाव, सहायता के अवसरों का विस्तार, सामुदायिक सेवा, नौकरी, इंटर्नशिप, मनोरंजन, संवर्धन, सुरक्षा बढ़ाने, साझा समारोह, समुदाय की भावना का निर्माण शामिल है। विद्यालय शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी के लाभ, जहाँ समुदाय भाग लेते हैं वहाँ बेहतर विद्यालय की सुविधाएं होती है। विद्यालय कर्मियों के बीच जवाबदेही में वृद्धि होती है और प्रतिभागियों को बेहतर क्षमता होती है। शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी विद्यालय शिक्षा में मुद्दों और समस्याओं की पहचान करने में मदद करती है। राष्ट्रीय शिक्षा संघ एनईए की एक आधुनिक नीति के अनुसार जब विद्यालय माता पिता, परिवार और समुदाय अधिगम का समर्थन करने के लिए मिलकर कार्य करते हैं तो छात्र उच्च ग्रेड अर्जित करते हैं, नियमित रूप से विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में लंबे समय तक रहते हैं और उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में नामांकन कराते हैं। स्कूल और उद्योग, कुछ देशों के स्कूलों में आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों के साथ साझेदारी की है। आईटी से संबंधित सुविधाएं जैसे कंप्यूटर इन उद्योगों द्वारा छात्रों के लाभ के लिए स्कूलों को प्रदान की जाती हैं। अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के साथ भी ऐसी साझेदारी की जा सकती है। पड़ोसी स्कूल भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। स्कूल उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के साथ सहयोग कर सकते हैं। हाई स्कूल, कॉलेज या छात्र स्कूल उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों के साथ सहयोग कर सकते हैं। हाई स्कूल, कॉलेज का छात्र भी एक सामुदायिक कॉलेज में दाखिला लेता है जिसके साथ उसकी साझेदारी होती है। सभी स्कूलों का सामान्य लक्ष्य बच्चों और युवाओं को शैक्षिक अनुभवों को बढ़ावा देना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सभी अपनी क्षमता को हासिल कर सकें।
सभी स्कूलों के बीच साझेदारी, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर पड़ोसी स्कूलों को लगता है कि वे समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अन्य पड़ोसी स्कूलों के साथ साझेदारी, स्कूल के बीच छात्र संक्रमण में वृद्धि, स्टाफ के लिए क्रॉस सेक्टर प्रोफेशनल लर्निंग को प्रोत्साहित करना, पाठ्यक्रम और प्रावधान विकल्प को व्यापक करना, छात्र जुड़ाव और प्रतिधारण में सुधार करना, स्कूल के पाठ्यक्रम को व्यापक और समृद्ध करता है। सुविधाओं सहित स्कूल संसाधनों को साझा करने का अवसर पैदा करना है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में निम्न के द्वारा सुधार किया जा सकता है। पाठ्यक्रम परिवर्तन करके गतिशील को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम को प्रगतिशील होना चाहिए। छात्रों को पहले वर्ष या सत्र के बाद जो कुछ भी चाहते हैं उन्हें उसे चुनने की क्षमता के साथ पहले वर्ष में कई पाठ्यक्रमों के विकल्प की पेशकश की जानी चाहिए। पाठ्यक्रम की भावना परीक्षा में इर्द गिर्द न होकर परियोजनाओं के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। ठहराव से बचने के लिए नवाचार करने की आवश्यकता है। संकाय सदस्यों और छात्रों के लिए सुविधाओं में सुधार करना। अच्छी सुविधाएं छात्रों की सफलता और शिक्षक की पाठ की प्रभावशीलता को निर्धारित करने में सहायता करती हैं। छात्रों के साथ साथ संकाय सदस्यों के लिए खेल का मैदान, शौचालय, पुस्तकालय, हवादार कक्षाएं और स्टाफ रूम जैसी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। संकाय सदस्यों और छात्रों को अच्छे विदेशी विश्वविद्यालयों में संपर्क प्रदान करना। उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सांस्कृतिक या वैश्विक आयाम को उत्तर माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य कार्यों के वितरण में एकीकृत करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीयकरण के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों को विदेशी विश्वविद्यालयों के संपर्क में आने का अवसर मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाना। माध्यमिक शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सीधे तौर पर वृद्धि होगी, क्योंकि मजबूत शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले छात्र उच्च शिक्षा प्रणाली में शामिल होंगे। उच्च शिक्षा संस्थानों का संचालन और सफलता कई कारक। संस्थागत कारक बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और कार्यक्रम की विविधता को प्रभावित कर सकते हैं। ये संस्थानों में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक शिक्षा को भी प्रभावित करते हैं। संकाय यकीनन सबसे बड़े संस्थागत कारों में से एक है जो उच्च शिक्षा को प्रभावित करता है। एक बहुत ही सक्षम संकाय का चयन शैक्षणिक संस्थान के लिए सकारात्मक होगा, विशेष रूप से व्यावसायिक कॉलेज छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा सुनिश्चित करने में छात्र अच्छी तरह से विकास की प्रक्रिया के लिए शिक्षकों की योगदान महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हमारा ये चौथा यूनिट भी ख़त्म होता है। तो आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और ऐसा ही रहा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए जो कि यूनिट नंबर 5 है उसको भी मैं लेके आऊँगा। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक छोटी सी पहल है आप लोगों के लिए, और मुझे लगता है कि कंटेंट बहुत अच्छे हैं और वीडियो को बार बार आपको देखना चाहिए। रिपीट करके देखिए, बट देखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे कंटेंट इसमें दिए गए हैं। आपको इधर उधर खोजना नहीं है, आप डायरेक्ट वीडियो प्ले करके इस वीडियो को देख सकते हैं। और केवीएस पीआरटी पेडागोजी का मैंने घटना चक्र भी बुक कंप्लीट करा दी है, और ये अध्ययन मंत्रा की बुक है उसको भी मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। एक यूनिट बचा है, वो कल या परसों में कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद ईवीएस के भी मैंने सारे वीडियो डाल चुके हैं, और उसके बाद मैंने केवीएस पीआरटी कंप्यूटर के भी लगभग कोर्सेज कंप्लीट करा दिए हैं, जो कि आपके लिए प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सारे वीडियोस को, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप फीडबैक देंगे तो मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा कि मैं गलतियाँ कहाँ कर रहा हूँ और मुझे अपने चैनल के अंदर क्या इम्प्रूव करना चाहिए या मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि आपसे हम हैं और हम आपसे हैं। तो ज़रूर अच्छा लगेगा अगर आप फीडबैक एक छोटा सा कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।